हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो इस जो हमारी भी वीडियो डिस्कशन चल रही है वो क्लास 9th का जो चैप्टर 4 है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो जो पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउसेस हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। फिर तीसरा, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव किससे कहते हैं। एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नॉन परमानेंट और एक होते हैं परमानेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं, इनके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे कंट्री के जो गवर्नमेंट यानी कि पार्टी के जो हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी के जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में, काउंसिल मिनिस्टर के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पार्ट थर्ड वीडियो आएगा, इस वीडियो का जो पार्ट थर्ड वीडियो आएगा, उसमें हम प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशरी और पावर ऑफ जुडिशरी पे डिस्कस करेंगे। और हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है, तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से कोई भी मेजर पॉलिसीज में डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर किसे कहते हैं, फिर डिसीजन मेकर्स यानी कि निर्णय लेने वाले कौन होते हैं, कौन डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सब हमने ऑलरेडी इसमें फर्स्ट पार्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। पार्लियामेंट कहते किसे हैं ये भी डिस्कस कर लिया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी कंट्री में जो लॉ बनाने की जो कानून बनाने की जो अंतिम जो स्थान होता है, अंतिम चरण जो होता है, वो कहाँ बनाया जाता है, तो पार्लियामेंट में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, तो पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी देश में हो। जैसे कि हमें पता, अगर हमारी कंट्री अगर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग यानी कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है, तो पार्लियामेंट। तो उसी तरीके से जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें कितने हाउसेस देखने को मिलते हैं, हमें दो हाउसेस देखने को मिलते हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा मतलब हमें पार्लियामेंट में ये दोनों हाउसेस देखने को मिलते हैं और इसी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो हाउसेस होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, चैम्बर के नाम से भी हम जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चैम्बर्स के नाम से, उसे हम क्या कहते हैं, चैम्बर्स कहते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउसेस है, दो, एक राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि हमारे पार्लियामेंट में कितने चैम्बर है, तो दो चैम्बर है। अगर हम बात करें कि जो जिस सदन मतलब यहाँ पे हो जाता है एक तरीके का हमारा हाउसेस, क्या हो जाता है हमारा हाउसेस। यानी कि दो हाउसेस, दो हाउस, यानी कि एक हो गया हमारा लोकसभा और एक जिसे हम अदर वर्ड में क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर हाउस। और एक अपर हाउस, ये दोनों मिलते हैं और प्लस प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, एक पार्लियामेंट बनता है। क्या बनता है, पार्लियामेंट। इसीलिए अगर अगर हम बात करते हैं कि जो लोकसभा की बात करें, यानी कि अगर हम लोअर हाउसेस की बात करें, लोअर हाउसेस में जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पब्लिक के द्वारा। किसके द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, तो पब्लिक के द्वारा ही डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी जो मेंबर्स बैठते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो पब्लिक के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जितने भी जो मिनिस्टर्स बैठते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसके, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में कौन से हाउसेस देखने को मिलते हैं, दो हाउसेस, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउसेस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राज्यसभा के अंदर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। और जबकि लोकसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो पीपल्स के, दो
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और डायरेक्टली किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। और पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं, तो 2 हाउसेस होते हैं, एक राज्यसभा और हमारा एक लोकसभा हो गया। तो हमारा जो सेकंड हाउसेस है, यानी कि अगर हम बात करें सेकंड हाउसेस, उसमें जितने भी जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और उनके कुछ ऐसे काम है जो कि राज्यसभा से उन्हें ज्यादा अधिकार देता है, और कुछ अधिकार ऐसे जो लोकसभा में जिसमें हमें ज्यादा अधिकार देखने को मिलता है। और दोनों, और जो हमारा मोस्ट कॉमन वर्क है वो किस में होता है, तो दोनों हाउसेस में देखने को मिलता है। जिसके वजह से अगर हमारा जो राज्य है वो क्या देखने को मिलता है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक रीजनल और फेडरल यूनिट के बेस पे काम करते हुए नजर आता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले ये समझते हैं, हमने शुरू से डिस्कस करते हुए आए कि जो हमारा पार्लियामेंट है, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 लोगों को मिला करके बनता है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिडेंट आखिर किस हाउसेस का मेंबर होता है, राज्यसभा का होता है या लोकसभा का होता है। तो इसका आंसर होगा कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउसेस का मेंबर नहीं होता है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। इसीलिए जब कोई भी कानून जब राज्यसभा से पास होकर के जब लोकसभा में भेजा जाता है, और लोकसभा से पास अप्रूव होकर के किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और जब प्रेसिडेंट किसी भी कानून पर अपना साइन कर देता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं जो हमारा राज्यसभा है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है किसको, तो राज्यसभा को, और कुछ स्पेशल पावर दी गई है किसको, तो लोकसभा को। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में, किसके बारे में, मनी बिल के लिए पावर किसके हाथ में आ जाती है, तो लोकसभा के हाथ में आ जाती है। किसके हाथ में आती है, तो वो लोकसभा के हाथ में हमें देखने को मिलती है। लोकसभा एक सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है, जहां पे कुछ बिंदुएं हम आगे की पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, कोई भी जो ऑर्डिनरी जो बिल है उसको पास करने के लिए हमें किसमें, दोनों हाउसेस में किसकी है, तो एक मेजोरिटी वोटेड की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें क्या करती है, दोनों हाउसेस में एक डिफरेंस बताने का काम करते हैं। अगर हम बात करें जो फाइनल डिसीजन क्या होता है, ज्वाइंट सेशंस के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें दोनों मेंबर्स, यानी कि जो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो एक जगह पर आके बैठते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं कि वो जो वो डिसीजन है वो डिसीजन पे आगे लॉ बनना चाहिए या नहीं। तो जब वो दोनों जो हाउसेस के मेंबर जब एक साथ बैठ करके डिसीजन लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि ज्वाइंट सेशन उसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे दोनों हाउसेस एक साथ आकर के डिसीजन लेने का काम करते हैं। अब जैसे कि जो अगर हम लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा का जो विचार है वो क्या है, प्रबल होने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा बहुत सारे सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में टोटल हमें कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 545। और इसी के कंपेयर में अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में हमें इसके कंपेयर में कम मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 248 मेंबर्स हमें राज्यसभा में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जो लोकसभा है उसमें क्या है, हमें सबसे ज्यादा मेंबर्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारा लोकसभा है वो क्या करता है, उसके पास कुछ ज्यादा, जैसे कि कुछ मैटरों में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। जैसे कि अगर हम बात करें मनी मैटर, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड जो भी पावर्स है ज्यादातर हमें किसके पास देखने को मिलता है, लोकसभा पे। और लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पे हमें क्या है, इन अगर 3 पॉइंट्स को देखें तो इन पॉइंट्स में हमें क्या है, तो लोकसभा ज्यादा पावर देखने को मिलेगा कंपेयर टू राज्यसभा, क्यों, क्योंकि लोकसभा ही डिसाइड करता है कि मनी मैटर, जो मनी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसमें जो डिसीजन लिए जाए वो कौन डिसाइड करता है,
तो उसके डिसीजन लेने के लिए जो ज्यादा पावर वो किसके पास है, लोकसभा के पास है, और लोकसभा ही नियंत्रण करने का काम करते हैं जितने भी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें कि हमारे, अगर हम अपनी कंट्री में बात करें, हमारी कंट्री में कितने, तो 3 लेवल के गवर्नमेंट देखने को मिलता है। पहला है हमारा सेंट्रल लेवल पर, दूसरा है हमारा स्टेट लेवल पर, और तीसरा है हमारा ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, जिसमें हमारा पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज आते हैं, जिसे हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया था। कब, तो 1992 और 1993 में। 1993 में हमने म्यूनसिपैलिटीज को ऐड किया था, और 1992 में हमने किसको ऐड किया था, तो पंचायती राज को किया था। तो हमने ये 3 लेवल के गवर्नमेंट इसलिए बनाए ताकि जो डेमोक्रेसी उसको हम कहाँ तक पहुंचा सके, तो ग्राउंड लेवल तक हम पहुंचा सके। ग्राउंड लेवल तक हम डेमोक्रेसी को पहुंचाने के लिए हमने गवर्नमेंट का जो स्तर है वो क्या कर दिया, 3 स्तर तक कर दिया। यानी कि हमें जो गवर्नमेंट लेवल देखने को मिलता है वो कितने लेवल पे देखने को मिलता है, 3 लेवल पे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। यानी कि हमें हर एक लेवल पे क्या अलग अलग गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पे हम सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री का पीएम तो एक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो एक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या, हर एक स्टेट का अपना अलग चीफ मिनिस्टर है। तो उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंक्शंस लिए जाते हैं, या जो भी डे बाय डे पे डिसीजंस लिए जाते हैं, या जो भी हमारा एक्सरसाइज जो सुप्रीम पावर होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, वो किसके बिहाफ पे होते हैं, तो वो पीपल के बिहाफ पे होते हैं। और उनका जो भी काम होता है वो किसके लिए करते हैं, वो कलेक्टिवली पीपल्स के लिए करते हैं, और जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जैसे कि अगर हम बात करें अपने प्राइम मिनिस्टर की, तो वो किस में आएंगे, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर में आएंगे। किस में आएंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर में आएगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का मतलब होता है जिसे हम इनडायरेक्टली चुनते हैं। और अगर हम बात करें, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही क्या करते हैं, चार्ज करते हैं जितने भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होते हैं। वो क्या, उसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन करना। यानी कि अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो निष्पादन करना। यानी कि सरकार के बारे में जो बात करते हैं, तो हमारा मतलब आमतौर पे क्या होता है, कार्यपालिका से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो हमारे लिए क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। तो इन्हें सिर्फ एक फिक्स टाइम के लिए ही चुना जाता है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, चाहे लेजिस्लेटिव मेंबर की बात करें, चाहे लेजिस्लेटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये क्या होते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए ही होते हैं। और इन्हें दोबारा से इलेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके मेजोरिटी में क्या चाहिए, इन्हें वोट चाहिए। मेजोरिटी में सीट को जीतना होगा, तभी ये क्या करेंगे, दोबारा री इलेक्ट होके आएंगे। यदि अगर पब्लिक चाहे तो फिर उन्हें दोबारा से हटा सकती है। तो मतलब ये हम बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई, हम इसको कार्यकारी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही आते हैं, वो भी फिक्स टाइम कितना, तो 5 साल। अगर पब्लिक दोबारा से इन्हीं लीडर्स को चुनती है तो ये क्या होंगे, दोबारा से री इलेक्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, री इलेक्टेड। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जो बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी की जो मिनिस्टर्स हैं, वो 2014 में भी जीत कर गया और 2019 में भी जीत कर गया। तो इसका मतलब क्या है, इन्हें री इलेक्ट किया गया। क्या किया गया, तो फिर से चुना गया। तो इनके लिए क्या है, एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है काम करने के लिए, मात्र 5 साल। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो मेंबर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, तो अपॉइंट किया जाता है। जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो नौकरशाही बोलते हैं, इसे हम नौकरशाही। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं, जिसमें हमारे कौन आते हैं, आईएएस, आईएएस, आईपीएस ऐसे अधिकारी आते हैं, जो कि क्या, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना एक एग्जाम क्वालिफाई करके आता है, और गवर्नमेंट इन्हें एग्जाम के बेस पे क्या करते हैं, इन्हें अलग अलग पोस्ट पे जाकर के अपॉइंट करती है, और वो सरकार के लिए क्या करते हैं, तो काम करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्यों, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहता है वो अस्थायी रहता है और फिक्स रहता है। इन्हें पब्लिक नहीं चुनती है, ये अपनी योग्यता से होकर के आते हैं, इसलिए ये क्या रहते हैं, तो परमानेंट रहते हैं। और जबकि अगर हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय पब्लिक।
और जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे आते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आज जो हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो टॉपिक अभी डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें दो कैटेगरीज बने हुए हैं। एक है हमारा, पहले में आता है लोकतंत्र। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहां पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उसको हमने दो पार्ट में बांट रखा है, यानी कि जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं उसको हमने दो पार्टों में भाग रखा, मतलब बांट रखा है। तो पहला पार्ट जो आता है उसमें क्या होता है, पहले पार्ट में वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं जो कि कुछ समय के लिए जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और कंट्री के लिए जो भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो हमारे जो पब्लिक के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं तो उनके द्वारा लिए जाते हैं। कंट्री का कोई भी जो बड़ा डिसीजन लिया जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो जो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं पब्लिक के द्वारा, इलेक्टेड बाय द जो पब्लिक के द्वारा होते हैं उनके अंदर में क्या होते हैं, तो ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो तो काम करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जितने भी, अगर हम आईएएस ऑफिसर की बात करें, आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें या आईएफओएस ऑफिसर्स की बात करें, तो ये सारी किसके अंदर काम करते हैं, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजन लेने का काम होता है वो किसका होता है, उन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होता है जो पब्लिक जिसे चुनती है, बेशक एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही क्यों ना चुने। लंबे समय के आधार पर जो नियुक्त होने वाले जो अस्थायी अधिकारी होते हैं या जो उन्हें क्या कहा जाता है, हम सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। आज के टाइम पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो क्या अलग अलग कंपटीशन की क्या करते हैं, तो तैयारी करते हैं। जैसे कि कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई पीसीएस की तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि मोस्टली आपको किसकी तैयारी करते हुए मिलेंगे, यूपीएससी की तैयारी करते हुए मिले। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक तो सबसे पहली बात अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी को। तो जितने भी जो यूपीएससी क्वालिफाई करके जितने भी जो अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, वो किसके अंदर काम करते हैं, जो डायरेक्ट मिनिस्टर्स के अंदर में काम करते हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, फिक्स रहता है। इनको ना तो कोई हटा, ना तो ये पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होते हैं जो इनको हटा दिया जाएगा। ये अपनी एक एग्जाम को क्वालिफाई करके आते हैं, अपनी योग्यता से आते हैं, और ये किसके अंडर में काम करते हैं, तो सारे मिनिस्टर्स के अंदर काम करते हैं। और मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करने का काम होता है इनका, तो आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारी का। आईएएस ऑफिसर का जो काम होता है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अगर हम आईएएस में तो ऐसे बहुत से पोस्ट होते हैं, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें, तो इनका काम होता है कि सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई गई है, जो भी डिसीजन लिए गए, वो क्या करे, अपने स्टेट पे, अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो जिस स्टेट में है, जिस जो डिस्ट्रिक्ट उनके पास है, उस डिस्ट्रिक्ट में वो सारे पॉलिसीज और डिसीजन को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। और आईपीएस का क्या काम होता है, आईपीएस जो, जैसे कि अगर हम बात करें एसपी रैंक जो होती है, तो एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के सबसे हेड पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिसे हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। और इनका काम होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन करने का काम। तो और ये क्या होता है, ये परमानेंट होते हैं, इनका सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। यानी कि जैसे पब्लिक जिसका मन चाहे उसको इलेक्ट करके अपना लीडर चुन सकती है, उस तरीके से इन्हें नहीं हटाया जा सकता। ये अपनी क्वालिफिकेशंस के दम पे आते हैं, जिसे हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इन्हें हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं और नौकरशाही कहते हैं हिंदी में। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्हें हम एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। और इनका काम क्या रहता है, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको मेंटेन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और डे बाय डे की जो प्रशासनिक है तो उनमें इनकी सहायता करना, एडवाइस देना किसका काम होता है, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अब क्वेश्चन ये आया होगा आपके मन में कि आखिर ऐसा क्या है आईएएस और आईपीएस जैसे ऑफिसर्स में जो इन्हें परमानेंट रखा गया। अब देखो यहाँ पे इन्हें परमानेंट रखने के पीछे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे कि हमें पता है हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर
जो भी गवर्नमेंट इलेक्टेड है पीपल्स के द्वारा और वो गवर्नमेंट पीपल के इंटरेस्ट में काम नहीं करती है, तो पीपल किसको चुनेगी? एक ऐसे लीडर को चुनेगी जो कि उसके इंटरेस्ट में हो। तो पहले वाला लीडर हट जाएगा, तो उसके द्वारा जो काम काज किया गया उसको, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, एज अ रिकॉर्ड रखने के लिए जो ऑफिसर्स का काम होता है, एक ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत थी जो कि जो पहली गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो भी काम किए गए, डिसीजन लिए गए, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए गए, उसका एक डाटा रेडी रखने के लिए किसके लिए हमने एक परमानेंट ऑफिसर्स की जरूरत है, और इसके लिए हमने आईएएस और आईपीएस जैसे ऑफिसर्स को रखा। और इन सबको चुनने के लिए क्या किया जाता है? एक सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या है, एक एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जिसके द्वारा ऐसे ऑफिसर्स इलेक्ट होकर के आते हैं जो भी एग्जाम को क्रैक करते हैं, और उन्हें अपने रैंक के हिसाब से इनकी पोस्टिंग दे दी जाती है और ये गवर्नमेंट के अंदर में फिर काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट चेंज होते रहते हैं लेकिन ये ऑफिसर्स चेंज नहीं होते। तो इन्हें बस ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, लेकिन इन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, और इन्हें सस्पेंड करना बहुत ज्यादा टफ है। तो इसीलिए हम इन्हें एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, या हम इसे कहते हैं सिविल सर्विस। अगर हम बात करें जो हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं? जनता का नौकर, नहीं सॉरी, जनता का सेवक। मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं? जनता का सेवक। और एक जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, जो हमारे कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जनता का नौकर, जनता का नौकर। और ये हमारे परमानेंट होते हैं और ये हमारे परमानेंट नहीं होते। और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है कंपेयर टू सिविल सर्वेंट के। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पीपल्स के द्वारा, जो पब्लिक के द्वारा जो लीडर्स चुने गए हैं, तो वो सारा डिसीजन किसके लिए लेगा? तो पब्लिक के इंटरेस्ट में लेगा। क्योंकि इन्हें पता है कि यदि मिनिस्टर अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में वो कोई भी डिसीजन नहीं लेगा तो पब्लिक क्या करेगी? जैसे ही अगला इलेक्शन होगा तो उसे हटा देगी और उसकी जगह पे किसी और लीडर को वो चुनेगी। तो इसीलिए इनके पास ज्यादा पावर दिया गया है किस चीज से रिलेटेड? तो डिसीजन लेने के मैटर में ज्यादा पावर किसके पास दिया गया? तो मिनिस्टर्स को इसीलिए दिया गया। यदि अगर सिविल सर्वेंट को ज्यादा पावर दे दिया जाए तो वहां पे डेमोक्रेसी क्या होगी? तो वहां पे डेमोक्रेसी वीक पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये अपनी क्वालिफिकेशन से आए हैं, इनको किसी के द्वारा चुना नहीं गया है, और ये क्या है? परमानेंट बैठ करके काम करेंगे, तो उसको हटाने वाला फिर कौन क्या होगा? तो कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो हमारे सिविल सर्वेंट है उनको कम पावर दिया गया है कंपेयर टू उन मिनिस्टर के जिसे हम पब्लिक चुनती है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब लोकतंत्र में जनता की, यानी कि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में पब्लिक को सुप्रीम माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रमुख माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो पब्लिक को। और जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और उन्हें जो पावर्स मिलती है, जो भी एक्सेस, यानी कि अगर हम बात करें यानी कि जो भी एक्सरसाइजेस, जो पावर्स मिलती है वो किसे? जब पब्लिक उन्हें इलेक्ट करके चुनती है तो पब्लिक के द्वारा ही फिर वो क्या करते हैं? वो सारे पावर्स का वो यूज करते हैं। फिर जो अगर हम मिनिस्टर्स को बात करें तो मिनिस्टर्स क्या किसके आंसरेबल होते हैं? तो मिनिस्टर जो भी काम करते हैं उन्हें पब्लिक को क्या दे करना पड़ता है? तो जवाब देना पड़ता है। और जो भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो डिसीजंस लेने के बाद जो पॉलिसीज बनाई जाती है, उन सब का जवाब किसको देना पड़ता है? तो पब्लिक को देना पड़ता है। यानी कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो आंसरेबल होते हैं किसके? तो पब्लिक के। तो इसीलिए डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है? पब्लिक को क्या माना जाता है? तो सुप्रीम माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर हमें आज भी कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए या कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? RTI करते हैं, जिसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हम RTI करते हैं और जो भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उसके आंसर्स हमें कहाँ से? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिलते हैं। कि गवर्नमेंट, अगर आप जैसा आपको क्वेश्चन है वैसा आपका आंसर आता है। कहाँ से? तो PM ऑफिस में आता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कभी कभी हम जो सवाल पूछते हैं वो RTI तो नहीं करता है,
तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। आरटीआई उन्हीं सवाल के जवाब देती है जो कि आरटीआई के अंदर फिल हो। तो जो भी सवाल आरटीआई के अंडर में आता होगा तो आरटीआई क्या करते हैं, उस सवालों के जवाब हमें देती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए आंसरेबल है, तो पब्लिक के लिए आंसरेबल है। और जो भी जो फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किए जाते हैं, तो इम्प्लीमेंट किया जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि आईएएस या आईएफएस आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा। इम्प्लीमेंट करने का काम आईएएस का होता है और डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का काम एक आईपीएस ऑफिसर्स के पास होता है। और जो भी मिनिस्टर्स को जो एडवाइस चाहिए होता है वो कौन देते हैं, तो एक्सपर्ट्स देते हैं। और एक्सपर्ट्स कहाँ से आते हैं, तो यही एक्सपर्ट्स हमारे निकल के आते हैं जो कि हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है डिसाइड की गई है कि आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर्स बनने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए ताकि ये अपने जो क्वालिफिकेशन के बेस पे है, ताकि ये अलग अलग मैटर पे क्या है, तो मिनिस्टर को एडवाइस दे सके। तो मिनिस्टर्स फिर किससे एडवाइस लेते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो मिनिस्टर जो एडवाइस लेते हैं वो इन्हीं ऑफिसर्स से एडवाइस लेते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट में यानी कि अपने स्टेट में या अगर सेंट्रल लेवल पे कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो किस तरीके से डिसीजन लिया जाए। अब बात करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिसे हम रूलिंग पार्टी का हेड भी कहते हैं और काउंसिल मिनिस्टर का हेड। हम प्राइम मिनिस्टर को कंट्री का हेड और लोकसभा का हेड नहीं कहते। प्राइम मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कौन होता है, तो हमारे रूलिंग पार्टी का हेड होता है। और इसको किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसके कंसल्ट पे, किसके एडवाइस पे, जितने भी जो एमएलए एमपी जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होकर के आए तो उनके एडवाइस पे क्या किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। और उसको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर को अगर हम ओथ दिलाने की बात करें, शपथ दिलाने की बात करें, तो वो कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ही दिलाता है। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताइए कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको हम जैसे हमारा प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद आता है जो हमारे काउंसिल्स मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑफिशियल नेम और बॉडीज होते हैं इंक्लूडेड किसके, ऑल द मिनिस्टर्स। यानी कि यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है जो हमारा काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उसमें वो सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि क्या है, पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या है, तो हमें 60 से 80 मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग रैंक पे होते हैं, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, अलग अलग लेवल पे मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो अलग अलग मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं जिसमें मात्र 25 मिनिस्टर्स होते हैं। अब जैसे कि अब क्वेश्चन ये आता है कि काउंसिल मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर है दोनों में अंतर क्या होता है। काउंसिल्स मिनिस्टर में वो मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर में वही मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए क्या होते हैं, खास होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, तो 9 नवरत्न थे। तो इन्हें हम क्या मान लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मान लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के जो नवरत्न होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और जिनकी संख्या क्या रहती है, कम रहती है कंपेयर टू काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा। इसीलिए जो ज्यादातर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो काउंसिल मिनिस्टर में नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग में ही ले लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर। यानी कि जो अगर हम बात करें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य और मंत्री आमतौर पर छोटे मंत्रालयों से भरी होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज पर क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं और उनके पास अपना एक स्पेशल पावर होता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री का होम मिनिस्टर के पास अपना पावर है, डिफेंस मिनिस्टर के पास अपना पावर है, हेल्थ मिनिस्टर के पास अपना पावर, यानी कि हर एक सेक्टर में क्या होता है, अपना एक मिनिस्टर को बिठा दिया जाता है जिससे कि जो डिसीजन है वो लेने में आसानी हो और जो पॉलिसीज बनाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी क्या हो, तो आसानी हो। और वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली होकर के अपना काम भी करते हैं।
फिर बात करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ स्पेशली इनवाइटेड होते हैं, जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के क्या होते हैं तो खास होते हैं। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जो जैसे ये मान लीजिए अकबर है, अकबर के दरबार में 50 मिनिस्टर है और उसमें से 9 नवरत्न। अगर अकबर को कोई डिसीजन लेना होता था वो इन 50 मिनिस्टर से कंसल्ट करके मीटिंग करके नहीं लेता था, बल्कि इन 9 नवरत्न से ही मीटिंग करके अपना डिसीजन ले लेता था। उसी तरीके से आज हमें यहाँ पे अपने कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर में देखने को मिलता है। यानी यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोई डिसीजन लेना हो या कोई पॉलिसीज बनाने की बात हो तो वो क्या करते हैं, अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं और कैबिनेट मीटिंग बुलाने के बाद वो क्या करते हैं, अपना कोई भी डिसीजन जो लेना होता है वो ले लेते हैं। बाकी जो लॉ प्रोसेस, लॉ कोई भी लॉ पास होने का जो प्रोसेस है वो हमने पिछली क्लास में मतलब पीछे ही डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं जो हमारे जो स्टेट्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जूनियर होते हैं। क्या होते हैं, जूनियर्स होते हैं। और वो यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर्स की बात करने की बात करें जो हर एक स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे ये समझिए को, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, यानी कि इन दोनों लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इंडिपेंडेंस होकर के काम करेगी, कोई किसी के दबाव में नहीं आएगी। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे सेंट्रल के पास क्या रहता है, ज्यादा पावर आ जाता है कंपेयर टू स्टेट के। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे सिर्फ स्टेट को पावर है कानून बनाने का, जैसे कि अगर हम बात करें डिफेंस से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन हमारा आता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है। वहीं पे अगर बात करें हम किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये इसके लिए किसके पास पावर है, तो स्टेट के पास पावर है। तो यानी कि बहुत से ऐसे सेक्टर है जिसमें कि क्या है, स्टेट फ्री है अपना काम करने के लिए, और बहुत से ऐसी जगह पे जहाँ पे सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट के। तो इसलिए जो स्टेट में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो भी किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, और वो फ्री होकर के अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर से छोटा गवर्नमेंट यानी कि छोटे मिनिस्टर यानी कि जूनियर मिनिस्टर हम मानते हैं। उसी तरीके से जैसे हमें सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें सेंट्रल पे भी देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो राज्य मंत्री कनिष्ठ मित्र होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो हमारे रूलिंग पार्टी के जो हेड होते हैं, यानी कि सीधा सीधे समझिए कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं किसके, तो प्राइम मिनिस्टर के। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी पावर है। तो सबसे पहला जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो कौन होते हैं, तो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी के हेड होते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के भी हेड होते हैं। अब जो भी कोऑर्डिनेट्स वर्क होते हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो फंक्शंस होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं। ये सारे पावर्स हमें किसमें, तो प्राइम मिनिस्टर्स के देखने को मिलते हैं। और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं, डिसएग्रीमेंट किए जाते हैं, जो फाइनल डिसीजन होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, तो वो मतलब कि अगर यहाँ पे हम बात करें विभागों के बीच में असहमति होने की स्थिति में उनके निर्णय अंतिम होते हैं। यानी कि जो भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें कोई डिसीजन लेना हो, अगर डिपार्टमेंट डिसएग्रीमेंट है यानी कि डिपार्टमेंट उस चीज के लिए सहमत नहीं है, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर का जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल डिसीजन माना जाएगा। उसके बाद वह विभिन्न मंत्रालयों का समान पर्यवेक्षण करते हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जितने भी जो हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होते हैं उनको फिर वो क्या करते हैं, जनरल सुपरवाइज करने का भी काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर ही वो क्या करते हैं, तो काम करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटिव या जो हमारे रिडिस्ट्रीब्यूटिव वर्क है वो सब मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके वो क्या करते हैं, तो काम करते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें पावर ऑफ डिसमिस मिनिस्टर, यानी कि फिर अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर रहता है कि वो किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, तो उनकी मिनिस्ट्री से चेंज कर सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं। ये पावर किसके पास रहता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। अगर हम बात करें व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिक्वायर्स द इंटर मिनिस्ट्री क्विट्स, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो क्या कर सकते हैं, तो जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरा मंत्रालय छोड़ देता है। यानी कि बात करें जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, अपना रिजिग्नेशन दिया, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट छोड़ी तैसे ही वहां पे जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे अपने आप हट जाते हैं, उन सारे मिनिस्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। तो इस टाइम पे फिर हम कहते हैं कि लोकसभा क्या हो गई, उस टाइम लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा दो तरीकों से डिसॉल्व होती है, पहला है यदि जो रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तब, या जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे देता है तब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। इन दो कंडीशंस में लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि वो सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि हमने आज डिस्कस किया पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसे कहते हैं, पार्लियामेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने इसमें ये समझा कि हमारे जो पार्लियामेंट में जो दो चैम्बर्स यानी कि दो हाउसेस हैं उसके बारे में आज हमने समझा। तो यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में पहले डाउट्स क्लियर करेंगे तब अपने आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।